अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हम सियासत पे बात नहीं करेंगे, मईशत पे बात करेंगे, मगर मईशत भी सबसे बड़ी सियासत है और शायद इसीलिए जो बड़ी बड़ी ताकतें और इदारे मईशत के अंदर सरगर्म हैं वो सियासत में भी बहुत तगड़े हैं, बहुत डाढ़े हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के हवाले से, और सरमायाकारी के हवाले से हो या कीमतों में कमी या महंगाई के हवाले से हो या फिर मुलाजमतों और बेरोज़गारी के हवाले से हो या फिर कर्ज़ों की वापसी के हवाले से, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को आजकल जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के बेचा जा रहा है या पेश किया जा रहा है, कोई शक नहीं कि बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल लगती है। मगर ये सब कुछ तो हमें सिर्फ माशी माहिरीन ही बता सकते हैं, उसमें सियासतदान भी हो सकते हैं और सहाफ़ी भी हो सकते हैं। और आज कुछ ऐसे ही मेहमानों का ग्रुप सहाफ़ी प्रोग्राम में हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। तारफ़ कराते चलूँ, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल, साबिक़ वज़ीर ख़जाना और रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम में स्टूडियो में आके आपने शरीक हुए। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ जनाब महताब हैदर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जंग ग्रुप के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, मुल्की मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, मगर जो मईशत के शहबाज हैं वो शहबाज राना हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। और मैं सियासत के शहबाज नहीं कह रहा, शहबाज राना साहब बुरा नाम नहीं, मईशत का शहबाज कह रहा हूँ। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि आप जो हैं सियासतदान हैं, आपने अवाम की उमंगों की तर्जमानी की भी है और करनी भी है, और अवाम से आपने वोट भी मांगने हैं इंशाअल्लाह, और अपनी मुआशी पॉलिसियों की बुनियाद पे सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हुकूमत इस वक्त दावे कर रही है महंगाई में कमी के हवाले से, तो इन दावों में किस हद तक हकीकत है? मैं आपसे बिल्कुल एक आम इंसान की तरह सवाल करूंगा, मैं कोई मुआशी माहिर नहीं हूँ, तो ज़रा आम आदमी को अगर आप समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत अगर आपको समझनी है तो आपको किसी इकनॉमिक्स की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पाकिस्तान की मईशत समझ आ जाएगी, क्योंकि आपको अपनी मईशत समझ आती है। अपनी इक़्तिसादी हालत को अगर आप 25 करोड़ से ज़रब दे दें तो वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत है। जो अगर ये दावा करता है कि महंगाई कमी आ गई है, वो झूठा दावा है। कोई महंगाई में कमी नहीं हुई है। महंगाई की जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। यानी कि पिछले साल मिसाल के तौर पर अगर एक दाल 160 रुपए की थी, तो इस साल पिछले साल वो बढ़ के 25% बढ़ के 200 रुपए की हो गई। इस साल वो बढ़ के 200 से 224 की हो जाएगी, 12% बढ़ेगी। अभी जो है वो 8-9% तक बढ़ रही है, तो साल के आखिर में 12% तक बढ़ जाएगी। तो कमी नहीं हुई है। जो दाल 160 की थी वो पिछले साल 200 की हो गई और इस साल 224 की होगी, उसमें कीमत में कमी नहीं आई है। यानी महंगाई में कमी नहीं हुई, महंगाई की शरह में कमी, महंगाई की रफ्तार जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। इसको एक और तरीके से जो इस वक्त 4.5 बताई जा रही है। इस महीने में मन टू मन 4.9% थी, पिछले महीने थोड़ी सी ज्यादा थी। इस साल में हुकूमत का तखमीना 15% था, शायद 12 पे आ जाएगी। इस तरह इसको एक और तरीके से देखना चाहिए कि महंगाई से ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना क़ुव्वत ख़रीद। अगर महंगी चीज़ें हों भी, मिसाल के तौर पे अमेरिका में चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ पे क़ुव्वत ख़रीद इसलिए ज़्यादा होती है कि वहाँ पे तनख्वाह ज़्यादा होती है, उजरत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में पिछले साल हमने देखा कि जब 24% महंगाई थी तो लोगों की तनख्वाहें 24% नहीं बढ़ी। अब मजबूरी तौर पर पाकिस्तानी जो है वो पिछले 3 साल से हर साल जो है वो 0.7% गरीब हो रहा है। तो इस साल भी जो है उसकी कीमतें, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो रही है। अब जबकि आप बिजली का बिल भरते हैं, स्कूल की फ़ीसें देते हैं, और आपकी डिस्पोजेबल इनकम अगर मैं देखूं कि जो आफ्टर टैक्स इनकम होती है तो वो तो बहुत श्रिंक हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा टैक्सों में से एक टैक्स है। पाकिस्तान में इस खित्ते में सबसे महंगी बिजली है, न सिर्फ खित्ते में बल्कि हमारे तमाम हमपल्ला मुल्कों से ज़्यादा महंगी बिजली है और तमाम हमपल्ला मुल्कों से ज़्यादा महंगी गैस है। तो जब आप बिजली का बिल भर देते हैं, टैक्स भर देते हैं और गैस का बिल भर देते हैं, तो फिर आपके पल्ले इतना कुछ नहीं रहता कि आप चीज़ें खरीद सकें। अच्छा, अगर अवाम पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत होती तो आप इससे भी ज़्यादा सूरत हाल बेहतर कर सकते थे। आप नहीं समझते कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे कमी हुई है शरह में, तो ये क्या बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हम? जाहिर है कि शराब में कमी हुई है महंगाई और इसमें क्रेडिट हुकूमत को आप देना चाहेंगे? मैं गुजारिश करता हूँ
कि महंगाई के अंदर कमी, महंगाई की शरह में कमी हुई है, तो ये तो बेहतरी ही है ना। अगर माँ सिवा इसके कि आपकी लेकिन पिछले साल से इस साल पाकिस्तानियों की हालत बेहतर नहीं हुई है। महंगाई की शरह में कमी ज़रूर हुई है, लेकिन क्योंकि आपकी कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ी है, क्योंकि आपकी आमदन नहीं बढ़ी है, तो आप पहले से ज़्यादा गरीब हो गए हैं। इसलिए पिछले साल अगर 9 करोड़ लोग खत गुर्बत के नीचे थे, तो आज 10 करोड़ 50 लाख लोग खत गुर्बत के नीचे हैं। ये वर्ल्ड बैंक का तखमीना है। मगर इससे भी ज़्यादा हो सकते थे जो नहीं हुए। वो तो ये है कि मतलब आप मिसाल के तौर पर अगर खुदा न खास्ता ऐसे एक वो कह रहा हूँ मैं, फर्जिया तौर पर कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को पकड़ के मिसाल के तौर पर उसको बोलते हैं आइस का इल्ज़ाम लगाते हैं, एक मिसाल है, ये हकीकत है। आप उसके ऊपर अगर रेप का भी इल्ज़ाम लगा देते साथ साथ, तो उससे भी खराब चीज हो सकती थी। लेकिन आपने ये मेहरबानी फरमाई कि चलो बेगम तो नहीं डांटेगी तो खराब तो हमेशा चीजें हो सकती है। लेकिन ये तो इसलिए तो हमको मतलब जान बची तो लाखों पाए। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या हुकूमत का इसमें कोई किरदार है, तो हुकूमत ने एक IMF से समझौता किया है, ये बात ठीक है, जिसकी वजह से इसने डिफॉल्ट रुकवाया है। लेकिन कोई भी रिफॉर्म नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 1 साल ज़ाया किया। ये फिर से कौम का 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया, 1 पैसे की इस्लाहत नहीं करी। इन्होंने कहा था कि हम बिजली के रेट्स कम करेंगे, नहीं किए। इन्होंने कहा था कि हम कुछ वजारतें डिवॉल्व करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, नहीं किया। हम इस्लाहत की तरफ भी आएंगे। शहबाज राना साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि शायद ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है और अभी भी लोग गुर्बत की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, कुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। और ये जो दावा किया जा रहा है हुकूमत का कि हमारी पॉलिसियों की वजह से महंगाई की शरह में कमी हुई है, तो ये शरह जो है ये कितनी शरई है इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय एंड लार्ज जो मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं उनकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। 3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हुई है। अगर पिछले साल किसी भी चीज़ की कीमत 40% से बढ़ रही थी, तो वो अब अगर 6 या 7% और एन एवरेज जो पहले 5 माह का नंबर है 8%, तो वो चूंकि बेस उसकी बहुत ज़्यादा थी, कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा थी, तो अगर उसके ऊपर 30 रुपए भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ी है, तो वो इफेक्टिवली उसका जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है वो 8% बढ़ा है। तो चूंकि प्राइसेस पहले बहुत ज़्यादा थी, तो उसके ऊपर जितनी कीमत बढ़ी आपको उसकी रफ्तार कम लगी। एक ये फैक्टर, हाई बेस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, मुफ्ता साहब वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते। दूसरी चीज़ जो आलमी मंडी थी, वहाँ पे जो ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस थी बाय एंड लार्ज स्टेबल रही हैं। आपकी जो तेल है जो हम दरामद करते हैं, खुर्दनी तेल है, उसकी कीमत बेहतर हुई है या कम हुई है, तो उसका फैक्टर। तीसरी चीज़ जो है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने की रफ्तार कमी, और वहाँ पे थोड़ी सी बल्कि एक्चुअली कीमतें कम हुई हैं, वो जो हुकूमत की एक पॉलिसी है पिछले 1-1.5 साल से कि ना इन्होंने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की और ना ही इस दफ़ा इन्होंने गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर की। जब गंदम की इमदादी कीमत नहीं मुकर्रर हुई, तो किसान ने जो आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले उसने अपनी गंदम 5500 रुपये फी मन बेची थी, हालांकि सरकारी रेट 3900 रुपये फी मन था, तो उसकी जो कीमत थी वो गिरकर आ गई 2600, 2600, 2800 रुपये फी मन। इसकी वजह से एक्चुअली चीज़ों की कीमतें कम हुई है। अगर आप ब्रेड लेने जाते हैं मार्केट में और बाकी आप जो गंदम की बनी हुई चीज़ें खरीदते तो रिलेटिवली चीज़ें सस्ती हुई हैं, महंगी नहीं हुई। तो ये 3 बड़े फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हुई है। इसमें आप हुकूमत को कितना, शहबाज साहब आप इसमें हुकूमत को कितना क्रेडिट देंगे, हुकूमत की पॉलिसियों को? जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं वो एक फैक्टर की वजह से है, जो गंदम की इन्होंने इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की, उसकी वजह से मार्केट में कीमतें गिरी हैं। बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं वो हुकूमत की वजह से नहीं है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं वो ये है कि लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो कम हुई है। अब 2-3 किस्म की क्लासेस हैं पाकिस्तान में। एक तो बिजनेस कम्युनिटी है जिसका चंद बड़ी कंपनियों के अलावा उनके जो कारोबार है वो मुतासर हुए हैं। दूसरा एक सैलिड क्लास है गवर्नमेंट सेक्टर की, जिसको आपको पता है पिछले साल जो एवरेज महंगाई की रफ्तार बढ़ने की थी वो 30% थी, लेकिन जो मैक्सिमम तनख्वाह बढ़ी वो 20% बढ़ी, तो वो नेगेटिव 10% हुए। उनकी कुव्वत खरीद में 10% कमी हुई है पिछले साल, अभी उन्होंने जो तनख्वाह बढ़ी उसके बावजूद भी। एक वो तीसरी क्लास है जो मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जिनके जो प्राइवेट सेक्टर में उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो उनकी जो कुव्वत खरीद है वो तो तकरीबन 30% कम हो गई ना। तो अगर आप ओवरऑल सारे सिनारियों को इकट्ठा करें, उसको समराइज करें, पाकिस्तान में जितनी नौकरियां पैदा होनी चाहिए उसके लिए आपको जो
जीडीपी ग्रोथ है आपकी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो तकरीबन 6 से 7% की बात होती है। हम ग्रो करते हैं 2.5 से 3% के दरमियान। तो पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है लेकिन महंगाई बढ़ रही है। तो ओवरऑल ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो ना बेहतर नहीं हुई, वो स्लाइटली अबतर जरूर हुई है। ठीक है, महताब साहब क्या लगता है कि पाकिस्तान की मईशत एक दुरुस्त सिमत में जा रही है? क्या ये अपवर्ड जर्नी है या आगे जाके पाकिस्तान अगर इसी तरह की माशी सूरत-ए-हाल रहती है तो स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं या प्रॉब्लम है महंगाई के हवाले से? सॉरी, सिर्फ महंगाई के हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर ये IMF के प्रोग्राम का वही पैटर्न है, वो जिसको कहते हैं वन शू फिट्स फॉर ऑल। होता ऐसे है कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक मरीज़ की तरह जब वो ICU के अंदर होती है तो ICU के अंदर सबसे पहला काम ये होता है कि उसको स्टेबलाइज कर दिया जाए। स्टेबलाइज करने का मतलब ये है, अगर मैं आसान अल्फाज में उसको बयान करूं, एक तो बेस इफेक्ट, शहबाज राना साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेस इफेक्ट। और बेस इफेक्ट को मैं थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करूं कि पिछले साल अगर महंगाई बढ़ने की रफ्तार 29 या 30% थी, तो अभी अगर मंथ टू मंथ बेसिस पे भी देखें आप, तो अगर पिछले साल के इसी महीने के दौरान 23 या 24% इन्फ्लेशन थी तो अभी 4.9 है, तो वो 24% के ऊपर 4.9 है। इसका मतलब ये है कि जो रफ्तार बढ़ने की रफ्तार है वो तो कम हुई है, लेकिन आम आदमी को अगर आप उससे जाके पूछें तो वो कहेगा कि मेरी जिंदगी के अंदर तो कोई चीज बेहतर नहीं हुई। लेकिन ये आगे जाके भी कमी की तरफ जाएगी या क्या, मैं वो जानना चाहता हूं। मेरे ख्याल में अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो IMF के पैटर्न की मैंने बात की, प्रोजेक्शन जी, वो ये है कि ये जो कुछ भी हासिल हो रहा है ये स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी के नतीजे में हो रहा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है, तो वो स्लो डाउन जो है वो बेसिकली उसका इफेक्ट ये है जिसको मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि परचेजिंग पावर कम हुई है। तो आपकी जब परचेजिंग पावर क्यों कम हुई है? परचेजिंग पावर इस वजह से कम हुई है कि जो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ है, GDP ग्रोथ का इस साल 3.5% का टारगेट है। आप देख लीजिए, जितनी मैनिपुलेशन भी करें, जो दिल है कर लें, ये 2 से 2.5% से ज़्यादा नहीं होगी। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, पिछले साल की जो ग्रोथ थी उसकी बुनियादी वजह एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस थी। अभी अगर आप मेजर क्रॉप्स को देखें, मेजर क्रॉप्स में शुगर केन है, कॉटन है, व्हीट है और राइस है। इनके अंदर मुझे ग्रोथ नहीं नजर आ रही है, बहुत मामूली ग्रोथ नजर आ रही है। तो प्रॉब्लम कहां पे होगी? प्रॉब्लम ये होगी, अभी कॉटन के जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, शुगर केन की तो तकरीबन बराबर ही रही है, कोई इतनी फर्क नहीं पड़ा। कॉटन की कोई 35 से 40% की कमी है। आपका जो व्हीट है, जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं वो ये बताते हैं कि जो सोइंग हुई है उसकी वो कोई 83% या 84% के लगभग है। तो अभी देखना ये है कि उसके अंदर भी मुझे कमी नज़र आ रही है। तो आइंदा चल के ये जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं कर रहे, जो कि IMF की कंडीशन के तहत कर रहे हैं, अभी देखना ये है कि ये फार्मर्स जो हैं उनके साथ अगले 6 से 10 महीनों के दौरान क्या होने वाला है। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको सामने रखकर जो है वो हमें इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग करनी है। लेकिन ये स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी है। चलें, ये स्लो डाउन ऑफ जो इकोनॉमी है इसकी एक बड़ी वजह जो है माशी सरगर्मियों में कमी है, इन्वेस्टमेंट में कमी है, लोग मोहतात हैं, सरमायाकार भी मोहतात हैं। आखिर ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से हुकूमत की क्या कारकर्दगी है और क्या दावे हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत सरमायाकारी पे बहुत बड़ा इन्हिसार है इसका, और इसी हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब आप क्या देख रहे हैं? जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, क्या उसके नतीजे में कुछ ऐसी टेंजिबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी के आसार पैदा हुए हैं? क्योंकि हम देखते रहे हैं हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब से भी यहाँ पे वफूद आए, मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वो 5 मरतबा मिले हैं सऊदी फरमानरवाज से। तो क्या देख रहे हैं आप कि टेंजिबल कुछ चीज़ आ रही है या आनिया जानिया है? या सर, प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे ज़रूर कामयाब होते हैं, खुदा न खास्ता ये तो नहीं हो सकता कि कामयाब ना हो।
और हमारे हर वज़ीर आज़म के दौरे पर, ना सिर्फ शहबाज शरीफ के, हमको ऐसा लगता है कि अब 10 बिलियन डॉलर आए, अब 10 बिलियन डॉलर आए। लेकिन पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पे आप देखें तो साल के 2 बिलियन डॉलर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है। कुछ अमेरिका से आते हैं, कुछ इस कंपनी से आते हैं, कुछ उस कंपनी से आते हैं। ये भी थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पे है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आज, जैसे मैंने पहले गुजारिश करी, खत्ते की महंगी तरीन बिजली है। जिन ममालिक से आप compete करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, उन सब से आपकी महंगी बिजली है, उन सब से आपकी महंगी गैस है, उन सब से आपका ज़्यादा टैक्स है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लैंड वगैरह ख़रीदना पाकिस्तान में जो इतना आसान नहीं है। ये नहीं कि पैसे दिए लैंड लिया और रजिस्टर करा दिया, उसमें भी मसाइल होते हैं। लैंड भी महंगा है, आपकी पॉलिसीज़ के अंदर भी तब्दीलियाँ होती हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान इज़ नॉट अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। पाकिस्तान में $1 भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता जो पाकिस्तान में कोई मसनूआत बनाकर बरामदात के लिए हो। पाकिस्तान में सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट आता है जो पाकिस्तानियों को बेचना है। यानी कि 2000 के पहले दहाई के अंदर हमारे पास मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ ने बड़ा इन्वेस्ट किया, लेकिन उनको पाकिस्तान को बेचना था। अब हम कभी बात सुनते हैं कि आरामको यहाँ पे रिफाइनरी डालेगी, लेकिन वो पाकिस्तानियों को ही बेचेगी और जो कंसेशंस मांग रही है वो कंसेशंस हम देंगे तो शायद बेहतर है कि वो ना ही आएँ। अभी हमने सुना है कि कोई मुर्गी फ्राइड चिकन बेचने वाली कोई एक और फ्रेंचाइज आने लगी है। ये आरामको को कंसेशंस के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे मज़ीद? वो ये होता है कि पाकिस्तान में जब आप रिफ़ाइंड पेट्रोल करते हैं और तो दुनिया से जो रिफ़ाइंड पेट्रोल आता है तो उसके ऊपर की ड्यूटी लगती है। आप जब यहाँ पे लेके आते हैं तो ड्यूटी नहीं लगती जब आप क्रूड लेके आते हैं। तो अगर आप ड्यूटी डिफरेंशियल इतना कर देते हैं तो उनको प्रोटेक्शन दे देते हैं कि भाई हम तुमको 10% प्रोटेक्शन, 15% प्रोटेक्शन देंगे, जिसकी वजह से फाइनल कंज्यूमर कॉस्ट बढ़ जाती है और वो कॉस्ट में और आप बेयर करते हैं। तो आरामको ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उनको 30-35% या 25% जो भी रिटर्न चाहिए होता है, तो उस रिटर्न को करने के लिए आपको यहाँ पे उनको कंसेशंस देने पड़ते हैं। ये बहुत सारी कंपनियाँ मांगती हैं दुनिया भर में। लेकिन आरामको के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? अभी तो ये हुई नहीं है डील, लेकिन जब आएगी तो सामने आएगी। लेकिन जो मुझे पता है कि जो कंसेशंस वो मांग रहे थे वो कंसेशंस थोड़े से ज़्यादा थे कि उसमें ज़रूरी नहीं था कि हमारे लिए वायबल होता वो। ये हम अक्सर ही कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे बिजली के अंदर भी हमने ऐसे कंसेशंस दिए हुए हैं कि जो हमारे लिए वायबल नहीं है और डीम ड्यूटी के पैसे मिलते हैं। बहरहाल वो थोड़ी सी फिर बाद में पता चलता है, बहुत लेट। अच्छा, एनीवे, सो गुजारिश ये है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से पाकिस्तान में वही इन्वेस्टमेंट आती है जो पाकिस्तानियों को बेचनी होती है। पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट नहीं आती कि जो हम यहाँ बना के बाहर ले एक्सपोर्ट कर लें। वैसी एक्सपोर्ट मिसाल के तौर पर वियतनाम में बहुत आती है। अब पाकिस्तान और वियतनाम का 1990 में एक्सपोर्ट बराबर था। आज उनका एक्सपोर्ट जो है वो 370 अरब रुपए डॉलर है, हमारा तकरीबन 30 अरब डॉलर है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे कर लें कि जिसमें कोई पाकिस्तान अट्रैक्टिव हो जाए। आपकी इन्वेस्टमेंट तब नहीं आएगी जब आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके फ़ौजी एहलकार जो हैं वो जाके सऊदी अरब के फरमा रवा से या दीगर लोगों से पैसे मांग के उनको कहें कि इन्वेस्टमेंट करें। आपकी इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब एक रैंडम कंपनी अंग्रेज़ की ब्रिटेन में या कोरिया में या मलेशिया में हालात देख के बोलेगी यार पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लो। और वो हमको यहाँ पे हालात पैदा नहीं कर रहे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जाके उसको बोलें यार शेख साहब थोड़े से डाल दो। आपने SIFC का कोई जिक्र नहीं किया? आपने पूछा नहीं सर, तो मैं अब पूछ लेता हूँ। पूछिए। SIFC सर, अगर SIFC का अगर काम यहाँ पे पाकिस्तान में होना चाहिए तो मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में तो कम होता है, बस बाहर कर तो SIFC को पाकिस्तान को ठीक करना चाहिए, ना कि कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान की चीज़ों को बाहर बेचने की कोशिश करे। वो उसमें सूद नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर हुकूमत को हेल्प कर सकते हैं, अगर आप दीगर चीज़ों में हुकूमत की हेल्प करते हैं, धरना हटाने में वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों में हेल्प करते हैं अगर आप, कि आप कहें कि नहीं यार देखो ये पाकिस्तान के अंदर टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो अखराजात हुकूमत के कम करें। पाकिस्तान के अंदर आप NFC अवार्ड को रीफिगर करें ताकि फेडरल टैक्सेशन कम हो सके। पाकिस्तान के अंदर आप कुछ सूबे वजारतें जो हैं वो डिवॉल्व करें ताकि वफाक के अखराजात कम हों। अगर आप ये चीज़ें कर लें, पाकिस्तान में बच्चे 10 में से 8 बच्चे पाकिस्तान में 10 साल की उम्र के 2 जुमले नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप वो ठीक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। तो SIFC अगर ये फंडामेंटल चीज़ों पे जोर दे तो ज़्यादा ज़रूरी है एज अपोज टू फंडामेंटल में तो बहुत ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना। फिर शॉर्ट टर्म में SIFC क्या कर सकती है, क्योंकि टाइम भी तो थोड़ा होता है ना। किस चीज़ का टाइम थोड़ा है? मतलब 5 साल या 2 साल या 3 साल क्या है, मतलब कि उसके अंदर क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में SIFC के क्या कर सकते? सर SIFC कहीं नहीं जा रही। अच्छा, तो फिर जल्दी क्या है?
शहबाज साहब थोड़ी है कि चले जाएंगे, SIFC है। नहीं मतलब 1 2 3 कोई एक। मैं अब भी ये समझता हूँ कि NFC अवार्ड जब तक ठीक नहीं होता, प्राइवेटाइजेशन जब तक नहीं होती, हुकूमत का फुटप्रिंट छोटा नहीं होता, वफाक की वजारतें डिवॉल्व नहीं होती सूबों की तरफ, और सच्ची बात यह है कि जब तक 36 हमारे जो पाकिस्तान में डिवीजन्स हैं, 36-37 जो भी डिवीजन्स हैं, उनके यहाँ पावर डिवॉल्व नहीं करा जाता, तालीम, सेहत, पुलिसिंग वगैरह, जब तक पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को अभी तक चेंज नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हम एक गलत एक्विलिब्रियम में फंस गए, हमको फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अपनी सिम चेंज करने के लिए, वरना यहीं फंसे रहेंगे। ये आप कह रहे हैं सिम भी ठीक नहीं है अभी तक? बिल्कुल बुरा सिमत है। शहबाज राना साहब, ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम देखते आए हैं कि बहुत सारे बैरून मुल्क के वफूद पाकिस्तान भी आए, जिनमें ख़ास तौर पे बार बार सऊदी दोस्तों का, भाइयों का जिक्र आता है, चाइनीज़ का भी जिक्र आता है, बहुत सारे मुफाहमती याददाश्तें भी दस्तखत होती हैं और कई कई घंटे टेलीविज़न पे दिखाया जाता है। तो अगली तौर पे वो मुफाहमतें जो हैं वो कितनी मजबूत बुनियादों पर हैं, और फिर हमारी याददाश्त भी जो है कुछ कमज़ोर नहीं होती जा रही? इससे पहले भी बहुत सारे MOU साइन हुए थे, उनका फॉलो अप नहीं होता। तो ये जो MOUs हम देख रहे हैं साइन होते हैं, अमली तौर पर क्या सूरत हाल है इस वक्त तक? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये जो मुफाहमती याददाश्त है ना, ये ऐसे ही है जैसे अभी आपके प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब बैठ के कहें कि मतीउल्लाह जान साहब मैं आपको हर महीने 5 चॉकलेट के डिब्बे जो है आपके घर भेजूंगा। तो ये उन्होंने एक वादा कर लिया, अब ये लीगली बाइंडिंग वादा नहीं है उनका। ठीक है, अब ये इस वादे की कोई हैसियत नहीं है। वो 1 डिब्बा भेज दें, वो 5 भेज दें, ना भेजें, उनके ऊपर कोई इसके ब्रीच के ऊपर कोई उनके ऊपर पेनल्टी नहीं है। हम जब बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं ना किसी दूसरे मुल्क को कि जी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें, एटलीस्ट कुछ इंटेंशन आप अपनी शो कर दें, तो वो हमें खुश करने के लिए एक मुफाहमती याददाश्त जो है वो दस्तखत कर दें। समटाइम्स ये मुफाहमती याददाश्तें जो होती हैं वो सीरियस नेचर की भी होती हैं, जैसे CPEC के इब्तदाई दौर में कुछ हुए थे MOUs, और फिर बाद में वो कंक्रीट एग्रीमेंट्स में जो है वो ट्रांसलेट हो गए। अब ये तो है एक ओवरऑल चीज। पाकिस्तान की अगर हम देखें ना इस वक्त जो सूरत हाल है, खासतौर पर आपने SIFC का जिक्र किया। अब SIFC जो है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिफ्ता इस्माइल साहब, ये है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, कि ये एक ऐसा इदारा बना है जिसने सरमायाकारी को फैसिलिटेट करना है। ये इसका ओरिजिनल मैंडेट था। आप कानून उठा के देख लें, इसका जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के कानून में अमेंडमेंट करके इसको एक लीगल कवर दिया गया, और उसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन हुआ था गालिबन 16 जून 2023 का वो नोटिफिकेशन था। इसके 5 एरियाज डिफाइन थे जहां पे इसने गैर मुल्की सरमायाकारी लेके आनी, और जो SIFC की उस वक्त जो इंटेंशंस थी जब ये स्टार्ट हुई है, और शुरू के इसके जो चंद माह के जो काम थे, उसमें वाकई एक सीरियसनेस नजर आ रही थी। SIFC और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये कुछ ना कुछ निज़ाम चल पड़े, गैर मुल्की सरमायाकारी आ जाए। यही वजह है कि आपको उस दौर में 60-70 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी का सुनना आपने बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद क्या, ये जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है ना, मिफ्ता साहब इनको डील कर चुके हैं, ये ऐसी खूबसूरती से आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती है, आप अफगानिस्तान क्रॉस कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जाना अपने पेशावर होता है, आपको अफगानिस्तान ले जाती है। मैंने SIFC के एजेंडाज देखे हैं, मीटिंग के जो एजेंडाज हैं, कैन यू इमेजिन कि SIFC की एक मीटिंग की एक दफा गालिबन 139 या 147 एजेंडा आइटम्स थे एक मीटिंग के। अब मुझे बताइए दुनिया का कौन सा फोरम है जिसके ऊपर 147 एजेंडा आइटम्स होते हैं और वो बैठी हुई है 5-6 घंटे के लिए, कभी 10-10 घंटे के लिए बैठी हुई है। ये ब्यूरोक्रेसी ने हर दुनिया की चीज SIFC के खाते में डाल दी। अभी जो मिफ्ता साहब भी कह रहे थे वो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उनका एक ही मकसद था कि गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाना। मैं आजकल उनके SIFC के जो एक सेक्रेटरी है उनके ट्वीट पढ़ के मैं बड़ा हंसता हूँ, और कभी मुझे शरारत भी सूझता है कि उनको मैं कमेंट कर दूं, मैं नहीं करता, मैंने बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में कोई भी काम होता है ना, किसी वजह से भी वो SIFC के क्रेडिट पे डाल देते हैं। जिस काम के लिए SIFC बनी है उसका $1 भी अभी तक लेके नहीं हुआ है। अच्छा, अब आ जाइए ऐसा होता क्यों है। हमने CPEC के एग्रीमेंट साइन किए, हाईएस्ट लेवल की कमिटमेंट आई चीन से और पाकिस्तान से, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी उसको बैक किया। आज हम कहां खड़े हुए हैं, CPEC के जो एनर्जी एग्रीमेंट्स हैं हम उसकी वायलेशन में हैं। हमने उनके को तकरीबन कभी $1.5 अरब देना होता है, कभी $2.25 अरब देना होता है, जो हमने उनसे बिजली खरीदी उसके पैसे नहीं दे रहे। मेरी जब खुद इनसे बात हुई फाइनेंस वालों से और एनर्जी वालों से, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो। उन्होंने कहा जी बाकी IPPs के भी तो देने हैं, इनके भी दे देंगे तो क्या होगा।
बाकी आईपीपीज में और चाइनीज आईपीपीज में एक फर्क है, आपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन दी हुई है। और फिर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का भी कोई फॉलो अप नहीं है, जो इकोनॉमिक जोन्स बनने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का वो तो देखिए वो गलती पाकिस्तान की थी और ये पीएमएलएन के पहले टाइम पे शुरू हो गई थी। हमने एज अ कंट्री, एज अ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमने कुछ कमिट किया था चाइनीज इन्वेस्टर्स को कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, आप यहाँ आ जाए, हम आपको फ्रेट सब्सिडी देंगे, हम आपको सस्ते कर्जे देंगे, सस्ते प्लॉट्स देंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी सब्सिडी देंगे जब आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे रिलोकेट करेंगे। हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने उनको सिर्फ वादे किए, उनको लारे लगाए। तो चाइनीज आपके लिए बैठे नहीं रहेंगे। चाइनीज अपनी जो इंडस्ट्री ने रिलोकेट करनी है वो इंडिया कर रहे हैं, इंडिया शायद इतनी नहीं कर रहे, वो वियतनाम कर रहे हैं, बांग्लादेश कर रहे हैं। और फिर हमने कहा था कि हम एक ट्रांजिट रूट बन जाएंगे दुनिया के लिए, चाइना को हम एक रास्ता देंगे। हमने कुछ नहीं किया। चीन ने अक्टूबर में डायरेक्ट ट्रेन चला दी है चाइना से अफगानिस्तान को। अगर कोई ये समझता था कि हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, हमारे बगैर सेंट्रल एशिया तक कोई नहीं पहुंच सकता, वो चीज भी खत्म हो गई है। चाइना से डायरेक्ट कार्गो ट्रेन चल चुकी है अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी वादे, हमारे कवानीन इतने खूबसूरत, हमारी मफाहमती यादाश्तें, इफेक्टिवली जब हम जो अल्फाज देते हैं दुनिया को, दुनिया के सरमायाकार को या किसी ग्लोबल लीडर को, किसी सरबराह हुकूमत को, सरबराह मुमलिकत को, हम उसकी पासदारी नहीं करते। और आज हम यहाँ पे आके खड़े हो गए, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक, सऊदीज आप कह रहे हैं कि चले $25 अरब तो दूध की बात है, हम $5 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान को करने को तैयार है। अब तो कराची के ताजर जो है उनसे कहा जा रहा है कि वो सरमायाकारी करें, सऊदीज तो पुरानी बात होगी। तो जी बिल्कुल, इसमें एक ये भी चीज है और ये अच्छी बात है कि अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर पाकिस्तान लगाता है, लेकिन हमने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी है कि अब मलिक रियाज साहब वहां बैठ के कह रहे हैं कि दुबई में आके इन्वेस्ट करो। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं मेहताब हैदर साहब भी, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। मेहताब साहब ये बताएं कि क्या हमारी हुकूमत इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो भी शहबाज राना साहब ने या मफ्ता साहब ने पॉइंट्स रेज़ किए हैं, ये सब कुछ डिलिबरेटली किया जा रहा है या हमारी कोताही है, हमारी नाअहली है कि हमारी जो कमिटमेंट्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ हम उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, पर्टिकुलरली CPEC के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है, ये क्या हमारी नाअहली है या कुछ डिलिबरेट है अमेरिकी दबाव में या किसी भी प्रेशर में? देखिए, दो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर की इन्होंने बात की है, कभी भी किसी मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती उस टाइम तक जब तक उसका डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स सेटिस्फाई भी ना हो और वो पार्टिसिपेट भी ना करें। क्योंकि बुनियादी तौर पे अगर किसी ने बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से पूछेगा कि भाई यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कमर्शियली वाइबल हैं या नहीं है, पहली बात। दूसरी जो बात कर रहे हैं शहबाज राना साहब और मिफ्ता साहब ने भी की है और आपने भी CPEC के हवाले से पूछा है, मेरा ख्याल ये है पोलिटिकल जो एडवेंचरिज्म था ना 2014 के बाद, उसका जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो इकोनॉमिक लॉस हुआ है। और वो लॉस क्या हुआ है वो पूछा जाए उन लोगों से कि जिन्होंने 2016-17 के बाद एक इंस्टेबिलिटी को इनकलकेट किया इस मुल्क के अंदर, और उसके नतीजे में आप ब्यूरोक्रेसी पे भी आप लगाते हैं, क्योंकि सिविल ब्यूरोक्रेसी पे ज़रा लगाना आसान है ना, उनको ब्लेम कर दें बस आसानी से, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे वो ब्यूरोक्रेसी का तो काम है, लेकिन इस मुल्क के अंदर डायरेक्शन ही ख़त्म हुई। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 2018 के इलेक्शन से पहले गया चाइना, वहाँ पे बीजिंग के अंदर स्मॉग का इशू था, 85,000 इंडस्ट्री उन्होंने रीलोकेट करनी थी, उसमें से 5,000 भी पाकिस्तान के अंदर आ जाती हैं। आज जिस तरह का इकोनॉमिक इम्बैलेंस का शिकार है वो शायद हम ना होते, लेकिन जो आज सबसे बड़ा मसला है वो ये है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हैं और ये मुझे यकीन है कि मेरी इस बात को इंडोर्स करेंगे। एक तरफ आप IMF के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप चाइनीज़ की तरफ जा रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि इस इकॉनमी को स्टीयर आउट करके कैसे लेके जाना है, IMF का प्रोग्राम चलाना है या CPEC को चलाना है, इन दोनों में से डिसीजन कर लें। और अगर कोई ये सोचता है कि ऐसे ही ये चलता जाएगी दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं चल सकेंगी। तो अब
अब डिसीजन लेना है। चाइना के साथ क्या मसला है हमारा, 29 से 35 बिलियन डॉलर्स के चाइनीज के लोन्स हैं, अगर सारों को आप करें। दूसरी तरफ हम IMF से एक जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके 7 बिलियन डॉलर्स का प्रोग्राम चलता रहे। अगर नहीं, आप सजेस्ट क्या कर रहे हैं, IMF या CPEC में से? मैं तो IMF को सजेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा। बड़ा क्लियरली, उसकी वजह ये है, उसकी वजह बड़ी क्लियर है, IMF के बगैर गुजारा नहीं है। चाइनीज के साथ एक चीज हो सकती है, वो ये हो सकती है कि अगर वो एशियन मॉनेटरी फंड बनाए तब तो हो सकता है, उस तरफ वो जाना नहीं चाहते। हम इस टाइम IMF को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारी जो कमिटमेंट्स हैं चाइना के साथ, उसका क्या होगा? उसका हाल वही होगा जिसके तरफ शहबाज राणा साहब कह रहे हैं कि अभी हम चाहते हैं कि उनके साथ जाके तो वो जो डेट मैच्योरिटी है उसको प्रोलॉन्ग कर ले। आई डोंट थिंक सो कि ये हो सकता है, लेकिन हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। पूरी ना करें, ऊपर से वो आप उनसे कंसेशन मजीद। ये हमारी कोशिश है ना, ये आजकल हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जिस पे पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट को, बैठ के सोच के फैसले करने की जरूरत है। आपके ख्याल में अभी तक फैसला हो नहीं गया इस हवाले से? मेरे ख्याल में तो फैसला हो चुका है। कम्युनिकेट हम करना नहीं चाहते या कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं। ये IMF के प्रोग्राम का करने का मतलब ही ये है कि हम अपना पल्ला जो है उस तरफ कर चुके हैं। मगर जो भी फैसला हुआ है इसका इल्म जो है कुछ सियासतदानों को तो ज़रूर होगा, और ख़ास तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब को तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये हुकूमत में भी रहे हैं और जब शुरू में आए थे तो CPEC के हवाले से काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी में भी आई थी। मगर इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे, और इस प्रोग्राम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इस प्रोग्राम का, उसमें हम मिफ्ता इस्माइल साहब से पहला सवाल ये करेंगे कि क्या ये मामलात सियासी हैं या वाकई सिर्फ मुआशी भी हैं। एक छोटे से आप ब्रेक कह लें, मगर इस वक्त तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।